सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। सामान्य विज्ञान 1008 प्रश्नों का महायज्ञ 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 आप देख रहे हैं। और इस महायज्ञ में आज अपन एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको प्रतिदिन इन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। आप आश्वस्त रहें, इन प्रश्नों से बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, 1008 प्रश्न बहुत होते हैं और मैं हर प्रश्न की व्याख्या करता हूँ। तो एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, तो एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न और याद होंगे। तो इस प्रकार से 4-5 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। मेरा उद्देश्य एम ही ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिलें। और भगवान की कृपा से इस यज्ञ में आप यदि डेली प्रतिदिन अपनी पूर्ण आहुति देंगे तो आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस महायज्ञ में आप सभी का स्वागत है। और ये स्वागत कौन कर रहा है आप सभी को पता है, आपका गुरु गिरधर जी.एल. खटाणा। आगे बढ़ते हैं, अपन प्रश्नों की ओर लौटते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। जो नए विद्यार्थी आज इस एपिसोड नंबर 3 को पहली बार देख रहे हैं, वे सोच रहे होंगे कि सर 1 से 50 क्वेश्चन कहाँ है। तो उनके लिए 2 एपिसोड यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देखें, या गुरु गिरधर सर यूट्यूब सर्च करके वहाँ से देखें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 51 क्वेश्चन नंबर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जो अपने पास में हाइड्रोजन गैस है, यदि इस हाइड्रोजन गैस को अपन जलाएं तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात याद रखना, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। हाइड्रोजन को अपन जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। और इस प्रकार से मैं से हाइड्रोजन और इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अपने पास में इक्वल टू क्या बन जाएगा? H2O। H2O थोड़ा समझ लें, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन जलाएंगे, तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो अपने पास में क्या तैयार होगा? जल तैयार होगा। इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, जल। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? जल। इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए वैसे यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ और यहाँ पर भी 2 लगा दूँ। एक बार दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए, इसको संतुलित रूप में अपन लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 2H2 प्लस O। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 2H2O और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ O2। तो देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन, तो अपने पास में ये मूल रूप से H2 प्राप्त हो जाएगा। हालांकि इतना डीपली नहीं जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सर ये मायोग्लोबिन क्या होता है? ये अपने ब्लड में पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसी प्रकार से मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो आप याद रखें, अपने ब्लड में चाहे हीमोग्लोबिन में पूछे चाहे मायोग्लोबिन में पूछे, तो अपने ब्लड के हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में लोहा होता है, Fe आयरन, ना कि तांबा, ना चांदी, ना सोना। क्या होता है? लोहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। सर जी ये तैरने के तालाब का मतलब क्या है? हाँ, स्विमिंग अपने पास में तालाब होते हैं जहाँ पर स्विमिंग प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। उस जल के अंदर कुछ विशेष रसायन मिला होता है और उस विशेष रसायन की वजह से जो तैरने वाला तैराक है उसकी त्वचा पे इफेक्ट पड़ता है, अर्थात वो त्वचा जल जाती है। पूर्ण रूप से नहीं, जली जली लगती है
और धीरे धीरे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो उस तैरने के तालाब के अंदर उस पानी को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने के लिए उसमें क्लोरीन डालते हैं। क्या डालते हैं? क्लोरीन। और इस क्लोरीन की वजह से तैराक की त्वचा पे इफेक्ट पड़ता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अवरक्त किरण के कारण नहीं, इंफ्रारेड वहाँ कोई कारण नहीं है, हीट का कोई कारण नहीं है, और अल्ट्रावायलेट का कोई कारण नहीं है। तो क्लोरीन के कारण उनकी त्वचा जल जाती है। क्लोरीन उस जल को साफ, स्वच्छ व अच्छी पारदर्शिता के रूप में बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर, जो सिंदूर होती है, और हनुमान जी के अपन इष्ट देव जो भी है, हनुमान जी के भी सिंदूर चढ़ाते हैं। तो सिंदूर का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सिंदूर का रासायनिक नाम नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट भी सिंदूर का रासायनिक नाम नहीं है। सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। तो अब आप समझ गए, मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि जो अपने पास में सिंदूर है, इस सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS से इसको सूत्र के रूप में लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी धातुओं के अयस्क होते हैं, और अयस्क से संबंधित भी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये फॉरेस्टर की एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2015-16 में हुई थी। रेलवे ग्रुप डी में भी आया था, NTPC में भी आया, ALP असिस्टेंट लोको पायलट में भी आया था। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, सोना। तो सोना का नहीं है, टाइटेनियम का नहीं है, जर्मेनियम का नहीं है। मोनोजाइट अयस्क है प्यारे विद्यार्थियों थोरियम का। इसको TH से डिनोट करते हैं, थोरियम। यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये अपने पास जो भारी तत्व होते हैं, उनमें जो थोरियम तत्व है, उस थोरियम तत्व का अयस्क है मोनोजाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सबसे आघात वर्धनीय धातु है। सर, आघात वर्धनीय का मतलब क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आघात वर्धनीय का मतलब है कि जिसको चोट मारकर सबसे पतली चद्दर का रूप दिया जा सके। तन्यता का मतलब होता है खींचकर लंबे तार बनाना। आघात का मतलब चोट मारना, जिसको चोट मारकर सबसे पतला रूप दिया जा सके। तो अपने पास जितनी भी धातु हैं, उन सभी धातुओं में चोट मारकर सबसे पतला रूप दिया जा सकता है सोना को। चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, सोडियम। सोडियम नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, चांदी नहीं, सोना। ये पूछ रहा है सबसे आघात वर्धनीय धातु, तो अपने पास में सबसे आघात वर्धनीय सोना। कई पुस्तकों में चांदी दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, सोना के बाद में चांदी का नंबर आता है। सबसे फर्स्ट पे आघात वर्धनीय पूछे तो इसका ऑथेंटिक आंसर सोना है। AU जिसको अपन लिखते हैं, इसका लैटिन नाम ओरम होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। तो अपने पास में सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु करना है, इसके बाद में चांदी। इस प्रकार से ये आघात वर्धनीयता का क्रम होता है। सबसे फर्स्ट पे सोना करना, सेकंड पे चांदी करना, फिर इसके बाद में तांबा आता है। तो ऐसे याद रखना, सबसे आघात वर्धनीय धातु पूछे तो सोना, और सबसे तन्य धातु पूछे तो सोना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे आघात वर्धनीय धातु थी सोना। इसी वजह से रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के दौरान सोने की पतली पन्नी को काम में लिया था, और वो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी, क्योंकि सोने से पतली पन्नी वो किसी अन्य धातु की नहीं बना सकता था। बात अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक प्रदान करने के लिए किया जाता है? जो अपने पास में दर्पण होता है, मिरर, उस दर्पण के पॉलिश करते हैं,
और उस पॉलिश से वो दर्पण अच्छी चमक उत्पन्न करता है। तो वो जो दर्पण की पॉलिश है, उस पॉलिश की बात कर रहा है। सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, पिच ब्लेड। देखो याद रखना, पिच ब्लेड अयस्क होता है यूरेनियम का, अयस्क यूरेनियम। पिच ब्लेड किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं पिच ब्लेड ये। दर्पण को चमक प्रदान करने के लिए अर्थात दर्पण की पॉलिश होती है सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और इस सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? जो अपने पास में कार्बन होता है, इस कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ऑप्शन के अनुसार पिटवा, लोहा, ढलवा, इस्पात, सभी में समान। इस्पात में भी लोहा है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये क्या है? ये लोहे की प्राप्त करने के बाद में अलग अलग किस्में हैं, यानी कि अलग अलग रूप हैं। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, फेंटा गया लोहा, अलग अलग। फिर इसके अयस्क बनते हैं, हेमेटाइट, अपने पास में हेमेटाइट है, सिडेराइट है, ये इसके फिर अलग अलग अयस्क बनते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जिस किस्म कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। इन सभी में कार्बन है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है? ढलवा लोहा में। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त रासायनिक औषधि है। आपको इसका उत्तर पता लग गया होगा, क्योंकि मलेरिया की औषधि होती है क्लोरोक्विन। तो मलेरिया की एक दवा है, औषधि तो सिनकोना, कुनैन, जो सिनकोना नाम का वृक्ष होता है उसकी छाल है कुनैन, वो है इसकी औषधि। लेकिन यहाँ पर पूछा है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त रासायनिक केमिकल, वो तो नेचुरल है और ये बनाई हुई है, तो इस क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो गया क्लोरोक्विन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त रासायनिक औषधि तो क्लोरोक्विन। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल होता है, जो अपने पास में शुद्ध जल होता है उसकी प्रकृति कौन सी होती है? अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन? सभी। तो देखो शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, शुद्ध जल होता है उदासीन। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है अपने पास में? 7.0। तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। आसूत जल भी बोल देते हैं इसे। 61। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण उत्पन्न होता है? आतिशबाजी, ये अब दीपावली का त्यौहार आ रहा है। आतिशबाजी के दौरान पटाखों, उत्सव, कोई भी अपन खुशी के माहौल में आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो वो पटाखे छोड़ने के बाद आसमान की ओर जाते हैं तो उनमें लाल चटक रंग और हरा रंग उत्पन्न होता है। तो याद रखना, हरा रंग तो बेरियम के कारण, हरा रंग तो मूलक का मतलब है यहाँ रंग उत्पन्न करना या वर्णक, हरा रंग तो बेरियम के कारण, बी से इसको लिखते हैं। और जो लाल रंग होता है प्यारे विद्यार्थियों, लाल रंग स्ट्रांशियम के कारण, स्ट्रांशियम, इसको SR से लिखते हैं। तो ये पूछ रहा है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण, नहीं किस तत्व के कारण, या कौन सा ऐसा वर्णक है जो लाल रंग प्रदान करता है? स्ट्रांशियम। और ऐसे पूछे कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर करना है बेरियम। आगे बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यह प्रश्न जेल प्रहरी की परीक्षा में भी पूछा गया था 3 अगस्त 2018 को सुबह 8 बजे। सर आप टाइम वगैरह भी फिक्स बताते हो? क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, काफ़ी दिन हो गए, और बच्चे आके मुझे बता देते हैं, तो फिर भगवान ने अच्छा मेमोरी पॉइंट दिया है, तो वो सारी बातें याद रह जाती हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। इस प्रश्न को यदि कोई किसान परिवार से बच्चा हो और वो गलत कर दे तो वो सबसे मूर्ख है, क्योंकि जो यूरिया खाद का कट्टा लेकर के अपन आते हैं उस पे स्पष्ट लिखा रहता है मोटे अक्षरों में N2 46%,
एक लड़का कर क्या गया है इसमें 53%, और मुझे बोला सर यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट, मैं तो 53 कर दिया। मैंने बोला बाबू आप, प्यार से बोल देता हूँ मैं बाबू बच्चों को कि बाबू आपने यूरिया खाद का कट्टा देखा है? गुरुजी कल ही मैं तो फसल में डाला था। तो उसके ऊपर क्या लिख रहा था कि आज जाके देखूंगा। तो जाके देखता है तो 46। कहता है सर जी मेरा तो गलत हो गया। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46, 46%। आगे बढ़ते हैं। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कई रासायनिक प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिनको अपन खुली हवा में स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वो आग पकड़ लेते हैं या अन्य रासायनिक क्रियाएं हो जाती है। जैसे सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है कि वो हवा से क्रिया करके आग नहीं पकड़े। उसी प्रकार से जो अपने पास में पीला फास्फोरस है, उस फास्फोरस को किस में रखा जाता है? केरोसिन में, जल में, पेट्रोल में, हवा में। हवा में नहीं रखेंगे आग पकड़ लेगा, पेट्रोल में भी नहीं रखेंगे, केरोसिन में भी नहीं रखेंगे। और यदि केरोसिन, पेट्रोल और हवा में रख देंगे तो ये श्योर आग पकड़ेगा, लेकिन जल में रखेंगे तो आग नहीं पकड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया जल में। आगे बढ़ते हैं। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। भोजन पकाते समय संतुलित भोजन के जो आवश्यक घटक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज तत्व, रेशे, ये संतुलित भोजन के आवश्यक घटक होते हैं। तो खाना पकाते समय जो अपने पास ऑप्शन में 4 दिया है, इनमें से कौन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होगा? पूर्ण रूप से तो कोई भी नष्ट नहीं होता है। यदि पूर्ण रूप से भोजन के पकाते समय ये नष्ट हो जाएंगे तो अपना शरीर कैसे ग्रहण करेगा? लेकिन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन की तुलना के अनुसार कौन सा अधिक नष्ट होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भोजन पकाते समय विटामिन कुछ मात्रा में क्षयित होते हैं। इसका राइट आंसर हो गया विटामिन। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक, आइसोटोप भी बोलते हैं इनको, आइसोटोप। सर जी समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो हो समान और उनकी द्रव्यमान संख्या हो अलग अलग, ऐसा गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्व समस्थानिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन ऐसा गुण प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 5, 7, 9, 2। तो बताइए कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्यारे विद्यार्थियों 3 होते हैं अपने पास में, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया और उस टाइपिंग एरर के अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आप याद रखना, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ऐसे होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो याद रखना 3, या ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गया, नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप समझ जाना, क्योंकि मैं आपको यहाँ व्याख्यात्मक रूप में बता रहा हूँ। तीनों के मैंने नाम भी बता दिए। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? जो अपने पास में एटम रिएक्टर, एटम यानी परमाणु और रिएक्टर यानी भट्टी, तो इसमें कौन सा फ्यूल, क्या पेट्रोल डालते हैं कि डीजल डालते हैं या लकड़ी वगैरह क्या? तो परमाणु जो भट्टी है, उस परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, यानी कि एटम रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो एटम रिएक्टर में भारी तत्वों का ही फ्यूल यूज किया जाता है, ईंधन। थोरियम भारी तत्व है, यूरेनियम भारी तत्व है, सोडियम तो ये तो हल्का तत्व है, धातु है, पेट्रोलियम ये अलग बात है। तो थोरियम और यूरेनियम में से आपको चूज करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु भट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में ईंधन प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम, इसका एटम नंबर होता है 92। एटम नंबर भी याद रखना, परमाणु क्रमांक बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सोलर कुकर का मतलब है सौर कुकर, सौर कुकर।
तो सौर कुकर दिन में ही काम करता है, रात में तो काम करता नहीं है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश होता नहीं है और इसका नाम सौर कुकर है। अब देखिए, यह सौर कुकर सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसमें रेड लाइट किरणें नहीं, अल्ट्रावायलेट से भी गर्म नहीं होगा, कॉस्मिक से भी गर्म नहीं होगा, इंफ्रारेड जो अदृश्य होती है, और इनकी वजह से सौर कुकर में लगा अवतल दर्पण ऊष्मा ग्रहण करके ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। याद रखना, सौर कुकर में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। और सौर कुकर सूर्य की कौन सी किरणों को अवशोषित करता है? इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? जो ऑक्सीजन अपने पास में, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप सबको पता होगा, 8 होता है। ऑक्सीजन में समस्थानिक 2 3 4 1, तो ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं 2, और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? हाइड्रोजन स्थायी तत्व है, या पीबी का मतलब सीसा, सीसा, रांगा, लेड, और पीबी का पूरा नाम प्लम्बम होता है। एफी का मतलब आयरन और यू का मतलब यूरेनियम। तो सबसे स्थायी तत्व इनमें से कौन सा है? तो इनमें स्थायी तत्व माना गया है सीसा को, पीबी। और पीबी का पूरा नाम मैंने क्या बोला? प्लम्बम। आप भी बोलिए, कई बार आता है। सीसा का लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम। क्या है? प्लम्बम। सीसा, रांगा, लेड, प्लम्बम। तत्व एक है और नाम अनेक है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है, जो अपने पास में बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहला प्रश्न, 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। ये ऐसे पूछे, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और इस बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, जैसे अपने पास में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। तो इसके आगे अपन ग्राम लिखें कि केजी लिखें कि एएमयू लिखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखें? तो इसके आगे लिखेंगे एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एक बार मेरे साथ में बोलो, क्या लिखेंगे? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई। ये मैंने किसका लिखा है? ऑक्सीजन का। तो परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त नहीं करते हैं, किलोग्राम में नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करते हैं, एएमयू में करते हैं। सॉल्ट में स्मॉल एम लिखा है, सॉरी स्मॉल ए लिखा जाता है, एएमयू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु को प्रयोग में लिया था? यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु को प्रयोग में लिया था? एजी का मतलब चांदी, सीयू का मतलब कॉपर, एयू का मतलब ओरम सोना, और एफी का मतलब लोहा। ये तो अपने पास में है चांदी, ये अपने पास में है कॉपर या तांबा। कॉपर है, ये मुड्डी टॉपर नहीं है, लड़कियों वाला, और ये है ओरम, और ये लोहा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मानव ने तांबा को प्रयोग में लिया था। इसको प्रयोग में लिया था तांबा। तो इसका राइट आंसर हो गया अपने पास में तांबा, सीयू। एक बात और बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी फसल बोई थी? जौ की फसल। आगे बढ़ते हैं। चांदी का परमाणु क्रमांक होता है, रेलवे में आते हैं ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा, 28, 47, 79, 80। तो चांदी का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे विद्यार्थी 47। ऐसे याद रखना, चांदी 47,000 रुपये किलो है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे हल्की गैस का परमाणु क्रमांक है? तो सबसे पहले तो इसमें दो बात सोचनी पड़ेगी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे हल्की गैस होती कौन सी है, फिर उसके बाद में परमाणु क्रमांक देखना है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी? हीलियम। और इसका परमाणु क्रमांक पूछ रहा है अपन को, तो हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो अपने पास में इसका राइट आंसर हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सोना में प्रोटॉनों की संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, जो सोना होता है इसका प्रतीक है Au, और इसको लिखते हैं, इसका लैटिन नाम है ओरम। देखो हर बात सीखो। सोना का प्रतीक क्या है? Au। लैटिन नाम क्या है? ओरम। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 79। याद रखना, जिस तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। तो सोना जो अपने पास में है इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 79, 79, और इसी के आधार पर इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 79। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये 3rd एपिसोड था। 4th एपिसोड जल्द ही आपके लिए आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग में आ जाएगा। आप देखते रहें प्रतिदिन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और जो विद्यार्थी हैं उन सबको भी फायदा मिले भरपूर। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी खूब पढ़ें और आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं उनके पास में शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में हूबहू परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। गुरु गिरधर सर के द्वारा। चैनल पसंद आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपकी समस्या पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सएप। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके लिए